हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रीचेकिंग से रिलेटेड वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके बावजूद आप सभी के बहुत से डाउट्स निकल के आ रहे थे, तो उन डाउटों को क्लियर करने के लिए आ गया है ये पार्ट 2। तो आप वीडियो को बस एंड तक देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी कि RT RV PC का आपको रिजल्ट कब मिलेगा, फोटोकॉपी मिलती है या नहीं, मिलती है तो कब मिलती है, किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर घटेंगे, और सेकंड मेन एग्ज़ाम कम होगा, सेकंड मेन एग्ज़ाम के एडवांटेज डिसएडवांटेज, सेकंड मेन एग्ज़ाम के रिजल्ट में ये शो होगा कि नहीं कि आपने सेकंड एग्ज़ाम दिया है। ये सारी तमाम बातें आपको इस वीडियो देखने बस से क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि RT RV PC का रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मेरा क्लास 12th का रिजल्ट है जो 9 मई 2024 को आया था। और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया उसके 15 दिनों के भीतर मैंने हिंदी एग्ज़ाम के RV और PC के लिए आवेदन किया। जैसा स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया था उसी स्ट्रेटेजी से मैंने भी आवेदन किया, ताकि 99% चांस हो जाए कि मेरे नंबर बढ़ेंगे ही। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने हिंदी के पेपर को पूरी तरीके से एनालाइज़ किया कि मेरे नंबर कहाँ बढ़ सकते हैं, कहाँ घट सकते हैं, और ख़ुद से एक बार अपने पेपर को अपने दिमाग में चेक किया। उसके बाद मेरे नंबर कुछ 4-5 नंबर मेरे बढ़ रहे थे, तब मैंने ये दिमाग लगाया फ़ोटोकॉपी मंगाने का। क्योंकि जब आप फ़ोटोकॉपी मंगाते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके मन में एक प्रेशर चले जाता है कि अगर आपने कहीं केस वेस कर दिया 1-2 नंबर के चक्कर में तो बोर्ड की बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए वो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही आपको दे देते हैं अगर आप RV और PC मंगाते हैं तो। लेकिन ये तभी होता है जब आपके 5 से 6 नंबर बढ़ रहे हों। ऐसा नहीं कि आपके 1 नंबर भी नहीं बढ़ रहे होंगे, उसके बावजूद वो लोग आपके 8 नंबर बढ़ा दें, क्योंकि 10% का नियम भी मायने रखता है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट 9 मई को आया था। उसके बाद मेरा रीचेकिंग का रिजल्ट कब आया, तो मेरा रीचेकिंग का रिजल्ट आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं। मेरा रीचेकिंग का रिजल्ट 23 जून को मेरा रीचेकिंग का रिजल्ट आया। और मैंने जिस स्ट्रेटेजी से RV और PC के लिए आवेदन किया था, उसी स्ट्रेटेजी से मैंने अपने एक दोस्त को भी बताया था कि उसी स्ट्रेटेजी से आप भी RV और PC के लिए आवेदन करो। और उसके सीरियसली 13 नंबर हिंदी के केवल एक ही पेपर में बढ़े हैं। इसीलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ, और बताया भी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से आपको RV और PC के लिए आवेदन करना है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस रहें और आप सभी का परसेंट जो है वो इंक्रीज हो सके। तो 23 जून को मेरा रिजल्ट आया, जिसमें मेरे हिंदी में 8 मार्क्स बढ़े थे, और मेरा जो दोस्त था जिसने मेरी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, उसके 13 नंबर केवल एक ही विषय हिंदी में ही बढ़ गए। तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीने में आप सभी का रिजल्ट आप सभी को माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर दिखाई दे देगा। अब दूसरा डाउट आप सभी का ये था कि PC मतलब फोटोकॉपी कब तक हमारे घर पे आएगी, क्या रीचेकिंग के रिजल्ट से पहले आएगी या रीचेकिंग के रिजल्ट के बाद आएगी। तो ये सारी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर बात आती है कि फ़ोटोकॉपी कब तक हमारे पास भेज दी जाती है, हमारे घर पे भेज दी जाती है, तो फ़ोटोकॉपी भेजने की डेट, जैसे कि मैंने पिछले बार 23 को अपना रिवॉल्यूशन और फ़ोटोकॉपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और 25 तारीख तक उसकी लास्ट डेट थी। तो मैंने 23 मई को उसके लिए आवेदन किया था और वो मेरे पास आया 16 अगस्त को। मतलब कि लगभग 3 महीने बाद फ़ोटोकॉपी मेरे घर पर आई। स्पीड पोस्ट किया गया था माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। तो इतना टाइम लग जाता है। हाँ, सीरियसली 3 महीने, लगभग 2 से 3 महीने का समय आपके पास फ़ोटोकॉपी को पहुंचने पर लगता है। और कई केसेस में तो फ़ोटोकॉपी पहुंचती भी नहीं है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास तो अभी तक फ़ोटोकॉपी पहुंची ही नहीं है। तो ऐसे भी चीज़ें होती है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में। फ़ोटोकॉपी बस एक प्रेशर बनाने के लिए होता है, क्योंकि जब आप फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन करते हैं तो उनके दिमाग में ये बात तो चली जाती है कि आपने फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन किया, मतलब आप निश्चित ही, अगर आप एक विषय के ऊपर 1000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं तो ये लग ही रहा होगा कि आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर आपके बढ़ने के चांसेस बहुत प्रबल होंगे। इसीलिए आपने एक विषय के ऊपर 1000 रुपये खर्च किए हैं। तो ऐसा माइंडली प्रेशर उनके ऊपर पड़ जाता है। और अधिकांश केसों में, मतलब 90 to 95% केसों में लोगों के नंबर बढ़ते हैं जिन्होंने पेपर में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होता है, अच्छे तरीके से लिखा होता है। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम कोरा छोड़ करके आए हैं, अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग भी नहीं किए हैं, उसके बाद आपके नंबर बढ़ जाएं, ऐसा तो नहीं
हो सकता, जो लिखे हैं उसी के नंबर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने पेपर को चेक करना है, आपके अगर 4 से 5 नंबर बढ़ रहे होंगे तभी आप RVPC के लिए 1000 रुपये फंसाइए, नहीं तो इस झंझट में मत पड़िए। अपने एग्जाम से संतुष्ट होइए और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब आप सभी का एक और डाउट ये था कि सेकंड एग्जाम कब होगा। सेकंड मेन एग्जाम के लिए अभी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नोट जारी किया है, एक नोटिस जारी किया है, जो पेपर में भी आया था कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो सेकंड मेन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बार भी बहुत से लोग फेल हुए हैं क्लास 10th और 12th में। तो और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिणाम से असंतुष्ट हैं, तो वे सेकंड मेन एग्जाम के लिए ट्राई करेंगे। तो सेकंड मेन एग्जाम आपका कब से चालू होगा, तो मैं आपको पिछले बार के डाटा से बता सकता हूं कि पिछले बार जो है क्लास 10th का और क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है वो 25 जुलाई से 8 अगस्त तक क्लास 10th का आपका सेकंड मेन एग्ज़ाम चला था, और 23 जुलाई से 12 अगस्त तक आपका क्लास 12th का सेकंड मेन एग्ज़ाम चला था। तो मतलब जुलाई के एंड में ही आपके सेकंड मेन एग्ज़ाम जो है चालू होंगे। अब इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो वो जुलाई के शुरू में ही या फिर जून के लास्ट तक आपको इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑप्शन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल दे देगा। उसके बाद आपके ये जो एग्ज़ाम होंगे वो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के अर्ली अगस्त में चालू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारी में लग जाना है। अब आप सभी का एक डाउट और था, क्या रिजल्ट में शो होगा कि आपने दोबारा एग्जाम दिलाया है। तो हाँ, रिजल्ट में ये शो होगा कि आपने दोबारा एग्जाम दिलाया है। तो अब किस तरीके से शो होगा, क्या वो रिजल्ट मान्य होगा या नहीं होगा। जैसे कई लोग जेई का क्राइटेरिया होता है कि 75% से ऊपर होगा तभी वे IIT कॉलेज या फिर NIT कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस परेशानी से मेरा एक दोस्त है जो जेई की तैयारी करना चाह रहा था, लेकिन उसके 75% नंबर 12th में नहीं आए थे। तो उसने क्या किया था, सेकंड मेन एग्ज़ाम दिया था। उसका रिज़ल्ट मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। तो उसके रिज़ल्ट में तो उसने हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री इन तीनों विषय में सेकंड मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। इन सभी विषयों में वो पास था। अब ये बात, एक और डाउट यहाँ पे ये आती है कि सेकंड मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो इसे आप एकदम ध्यान से सुनिएगा कि सेकंड मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो सेकंड मेन एग्ज़ाम के लिए वही अप्लाई कर सकता है जो भी स्टूडेंट्स पहले एग्ज़ाम में फेल होंगे, या उन्हें किसी विषय में सप्ली दिया होगा, या फिर वे पहले एग्ज़ाम में बैठे भी नहीं होंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव करना चाहते होंगे, जैसे कि जो अपने रिज़ल्ट से असंतुष्ट होंगे और अपने रिज़ल्ट या फिर अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते होंगे, अपने परसेंट को बढ़ाना चाहते होंगे, वे सभी सेकंड मेन एग्ज़ाम दिला सकते हैं। चाहे वे फेल हों, उन्हें सप्ली दिया हो, या फिर वो अब्सेंट हो, या फिर अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हों, वे सभी सेकंड मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम आते हैं वापस कि क्या रिजल्ट में शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट का जो है सेकंड मेन एग्ज़ाम दिलाया था, इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन हिंदी में उसके नंबर नहीं बढ़े, इसलिए हिंदी में नो चेंज लिख दिया गया है। उसका जो पुराना नंबर था वही मान्य किया गया है। और इंग्लिश में उसके नंबर बढ़ के 78 हुए हैं। तो 78 के बगल में आपको एक डॉलर का साइन दिख रहा होगा, ये डॉलर का साइन ही आपको ये बताएगा कि उसने ये जो नंबर पाए हैं इंग्लिश में 78, वो सेकंड मेन एग्ज़ाम के आधार पर उसने पाया है। और केमिस्ट्री में 90 नंबर पाया है, उसके बगल में भी डॉलर लगा, मतलब वो सेकंड मेन एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में 90 नंबर पाया है। तो आपका सबसे मेन डाउट यही है कि क्या रिजल्ट में शो होगा। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि रिजल्ट में शो होता है, लेकिन इससे कोई भी आपको परेशानी नहीं होती है। जैसे कि वो जेई में उसे 75% चाहिए थे, लेकिन वो सेकंड मेन एग्ज़ाम दिलाकर अपने 75% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया और अभी अच्छी तरीके से जेई का तैयारी कर रहा है और अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं उसके फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में। तो यहाँ पर आपका एक और डाउट क्लियर होता है कि क्या सेकेंड मेन एग्ज़ाम में रिजल्ट में दिखता है कि आपने सेकेंड बार में उतने नंबर अचीव किया है। अब उसके बाद बात आती है तीसरे टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक क्या है कि सेकंड मेन एग्ज़ाम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सेकंड मेन एग्ज़ाम के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर आपके परसेंटेज कम बन रहे होंगे तो आप अपने परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं। जेई टाइप का कोई भी 75% क्राइटेरिया होगा तो उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। और आत्मसंतुष्टि, जैसे कई लोगों को रहता है कि नहीं मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। और ये भी बात है कि जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के लिए आवेदन होते हैं, तो उन स्कॉलरशिप्स के लिए भी आप सेकंड मेन एग्ज़ाम के नंबर पर भी एलिजिबल रहेंगे। जैसे कई लोगों को क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर आप सेकंड मेन एग्ज़ाम में
में अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्कॉलरशिप में उन्हें काट दिया जाएगा या फिर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं, सेकंड मेन एग्ज़ाम भी फर्स्ट मेन एग्ज़ाम की तरह ही लगभग ट्रीट किया जाएगा, जिसमें आपको जैसे फर्स्ट मेन एग्ज़ाम के आधार पर जो स्कॉलरशिप मिलेंगे वो सेकंड मेन एग्ज़ाम के आधार पर भी स्कॉलरशिप मिलते हैं। अब एक और डाउट कि सेकंड मेन एग्ज़ाम में जैसे आपने मेरिट लिस्ट की कट ऑफ को पार कर दिया तो क्या आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मेरिट लिस्ट जो है वो स्थायी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, अब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो उन मेरिट लिस्ट में आए विद्यार्थियों को ही मिलेंगे। अब जैसे आप सेकंड मेन एग्ज़ाम दिलाएंगे तो बस आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होंगे, जो 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए की राशि मिलती है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप सभी तरह की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब उसके बाद इसके डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज नहीं है लेकिन एक आप डिसएडवांटेज के रूप में इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे अगर आप फिर से सेकंड मेन एग्ज़ाम दिलाते हैं तो आपको फिर से इन्हीं सब चीज़ों में उलझना पड़ेगा। अब उलझने का क्या मतलब है, जैसे कि फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से आपको क्लास 12 का पेपर दिलाना पड़ेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट के बाद अगर आपके नंबर फिर से कहीं कम ज़्यादा हो गए तो फिर से रीचेकिंग, रिवॉल्यूशन, ये सारे झंझट में पड़ना पड़ेगा। और कई लोग इन सारे झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड मेन एग्ज़ाम दिलाएंगे तो आप जल्दी से क्लास 12 से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जेई होता है, नीट होता है, CUET होता है, उसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसलिए आप सेकंड मेन एग्ज़ाम दिलाने का डिसीजन लेंगे या नहीं कमेंट करके बताइएगा, और लेंगे तो क्यों लेंगे और सारे अपने कारण भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी डाउट्स क्यूरीज रह जाती होगी, मैंने इस वीडियो में सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश की है, पर अगर फिर भी कोई डाउट्स क्यूरीज रह जाती होगी तो कमेंट कीजिएगा। जैसे कि मैंने आप सभी के कमेंट को अपने पिछले वीडियो में लगभग 110 कमेंट आए हैं और मैंने सारे कमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ के रिव्यू किया है, स्वयं खुद उसको रिप्लाई भी किया है। तो इस तरीके से आप इसमें भी आपके कोई भी डाउट होंगे करियर से रिलेटेड, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, तो सारी चीज़ें आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और मैं उन टॉपिकों पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा जो इन सारे डाउटों से जूझ रहा होगा। धन्यवाद।